Good morning. Okay, as we have discussed about the conceptual framework of the term research in many ways, correct? और हमने सीखा कि हम टाइटल कैसे लिख सकते हैं, अपनी रिसर्च का टाइटल यानी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कैसे हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकते हैं या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फिर हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं और कैसे फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक साइकिल इन जनरल आपको बताया। आज से हम लोग थोड़ा लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है, जो रिसर्च के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, करेक्ट? जिसका नाम ही इसीलिए मैंने रखा है अंडरस्टैंडिंग रिसर्च। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें हम दो बातें सीखेंगे। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं या सोचते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, तो उसके कई मायने होते हैं, है ना? जनरली जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट के कई मीनिंग हो सकते हैं। यहां पर हम दो मीनिंग डिस्कस करेंगे। जनरल मीनिंग मतलब लेमैन मीनिंग, आम आदमी क्या सोचता है। अब भाई, एक एजुकेशन का आदमी जो एजुकेशन पढ़ रहा हो और एक एजुकेशन बैकग्राउंड का ना हो, उससे सवाल पूछो तो उसका उत्तर, और जो एक स्पेसिफिक फील्ड का आदमी उससे उसके उत्तर में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि हम जनरल मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है। करेक्ट बात है? दो तीन बातें समझिए। स्पेसिफिकली मींस हमने उसके कंपोनेंट्स और रिगरस एनालिटिकल स्टडी करा हुआ है। इन जनरल मतलब सरफेस। तो विदाउट नोइंग द सरफेस or layman meaning of the particular concept, you cannot proceed with the specific meaning or concept of the particular content. कोई भी हो सकता है। ये खाली बात रिसर्च की नहीं है या रिसर्च के मीनिंग की नहीं है। अभी आप यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेनी अदर पेपर्स। तो जब भी आप शुरू करो लिखना मीनिंग को, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसर्च, तो आपको उसको ड्राफ्ट करना चाहिए, है ना? क्योंकि एक चीज के कई अर्थ हो सकते हैं, कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, या एक कॉन्सेप्ट को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जनरली क्या करते हैं लोग, डेफिनेशंस को रट लेते हैं और उन्हीं को लिख लेते हैं। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच एक्टिविटीज आर कैरीड आउट सिस्टमेटिकली फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन और फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और exploring the answer of a question drawn from a particular field, area or discipline. करेक्ट बात है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है और फिर हमने उसके जितने भी कीवर्ड्स थे उनको स्टडी करा कि उनका क्या मतलब है, और फिर हमने रिसर्च प्रोसेस के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। करेक्ट बात है। रिसर्च को समझने की कोशिश करी कि उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, इधर हम बुकिश आंसर लिखें, हम ऐसा आंसर लिखें जो अंडरस्टैंडेबल हो हमारे लिए भी और दूसरे को भी दिखे कि हम रिफ्लेक्टिव आंसर कर रहे हैं, ना कि कोई बुकिश आंसर। क्योंकि बुक से पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन कब आता है, जब आप बुक से पढ़ते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज को उसमें एड ऑन करते हैं, और फिर उसके वैलिडेशन के लिए टीचर से डिस्कशन करते हैं कि सर जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है या। जब वैलिडेशन मिल जाता है तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में चार मुख्य स्टेजेस।
किसी ने तो बताया होगा ना ये पंखा है, किसी ने बताया होगा ये मेज है, किसी ने बताया होगा ये ट्राइपॉड है, किसी ने बताया होगा ये लेक्चर स्टैंड है, किसी ने बताया होगा ये पैनल है। ये ज्ञान आया ना, ये तथ्य, ये प्रत्यय हमारे मन में आ गया ना। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज क्या होती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में? जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। देखना मतलब ऑब्जर्वेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का पहला स्टेप, अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन, जो भी आप कर ले। फिर बोले हमें तो सब बराबर दिखाई दे रहे हैं, यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट। कैसे? बोले यार ये मेज है और ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये कहना मेरा सही है कि लकड़ी से बना हुआ हर सामान मेज है? यानी लकड़ी के डिफरेंट आइटम बन सकते हैं। इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी थिंग्स जो तुम्हारे मन में चल रहा है। जब किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, मान लिया एज अ पर्सन आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तो आप नए नए आए हो बिल्कुल एमेंट में, अभी आप ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में हो, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी मन में दिमाग में बातें चलती है। फिर दूसरों से उस पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हो कि वो दूसरों से कैसे अलग है। जैसे सपोज फॉर मी, देखो मेरे को आप देखो, फिर आप दूसरे टीचर से कंपेयर करते हो, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कि सर कैसे अलग है दूसरों से। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी होता है, बोले यार वो प्लेस बहुत अलग है और वो प्लेस बहुत अलग है क्योंकि उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। मेज का काम है और चेयर का काम है, यानी हर फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर तय है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच। जिस चीज के लिए जो स्ट्रक्चर बना है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो पहली चीज हमारे मन में जो आती है कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, जब बचपन में हम जब पढ़ना शुरू करते हैं बहुत चीजें, जैसे आपने सुना होगा ना एजुकेशन में कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल कोरा स्लेट होता है, फिर जो चाहे लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कॉन्सेप्ट अभी, आप छोटे बच्चों को देखिए हर चीज उठा के मुंह में डाल लेते हैं। जब आप प्याजे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों डालता है, क्योंकि वो उसको फील करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। वो उठा उठा के चीजें फेंकता है, इसका मतलब फेंक नहीं रहा, वो जानने की कोशिश करता है। वो तुमसे बहुत सवाल पूछे, बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं, तो उसको मालूम बताने वाला कौन है? हम। वैसे ही एजुकेशन में भी है। तो मिसकंसेप्शंस भी बहुत है। बोले यार मैं तो इसके बारे में ये सोच रहा था लेकिन आज जाके क्लियर हुआ जो मैं सोच रहा था वो गलत हो जाता है ना। मिसकंसेप्शन क्यों होता है? जब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, दो लोगों के बीच में तुलना या विभेद। जब आप तुलना कर लेते हैं या आप विभेद करना सीख जाते हैं तो थर्ड स्टेज है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स हमने किसी व्यक्ति को देखा, उसकी कई लोगों से तुलना की, व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी हो सकता है, कई लोगों से तुलना करी और फिर मन ही मन में क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम उस व्यक्ति वस्तु और स्थान के बारे में सोच रहे हैं कि वो दूसरों से कैसे अलग है। समझ में आई बात? तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा, फिर मीन्स एब्स्ट्रैक्टली हम सोच रहे हैं, हमारे मन में अनकॉन्शियस माइंड में हमारी वो बात पर्टिकुलरली चल रही है। और लास्ट इज जनरलाइजेशन, जब हम किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि भाई ये इसलिए अलग है, और फिर हम दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं कि हर चीज जो है, जो लकड़ी की जो हर चीज है वो मेज नहीं है, लकड़ी के डिफरेंट आइटम हो सकते हैं, हर घूमती हुई चीज पंखा नहीं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो मेरा बस कहने का, ये स्टोरी सुनाने का, ये कॉन्सेप्ट देने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर मुझे रिसर्च का कॉन्सेप्ट देना है तो मुझे आपको शुरुआत से सिखाना पड़ेगा, इसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, है?
तो जनरली जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देयर आर थ्री मेजर क्वेश्चंस इन आवर माइंड, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं ये प्रत्यय है क्या, तो इट डिपिक्ट्स, ये क्या दिखाता है, याली सुनिए, ध्यान से सुनिए. इसका मतलब ये हुआ, इफ you want to know about something, what it is, then it depicts what is the meaning and concept of particular thing or content. Clear? Whenever we talk about why, suppose why we study research, what it reflects, purpose or objectives, purpose or objectives of research or the particular thing. अगर आप रिसर्च हटा दो तो किसी को भी इसमें रख लो. There are three major questions. Correct? The third major question is how we perform research. What are the and how it depicts methods, types and approaches. What are the methods? विधियां क्या हैं? What are types? प्रकार क्या हैं? और what are the approaches? सिद्धांत या उपागम क्या हैं जिससे ये चीज हम कर सकते हैं. तो पहले भाग में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि शोध का प्रत्यय क्या है, दूसरे में शोध का उद्देश्य, तीसरे में शोध को कैसे किया जाए. बात समझ में आई या नहीं है? पक्का? आगे बढ़े. वेरी गुड. इसका मतलब ये हुआ, अब ये मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग आपको बता रहे थे ना कि भाई हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है. ठीक है? जैसे आपकी क्लास में मेरी किसी बच्चे के लिए राय कुछ और हो सकती है, दूसरे टीचर की राय किसी दूसरे टीचर की राय कुछ और हो सकती है. सिमिलरली आप में भी ऐसा ही होगा. आपके ग्रुप बने होंगे, आपके दोस्त बने होंगे, अभी अगर नहीं भी बने हैं तो हर व्यक्ति के बारे में एक राय बनाना तो शुरू हो गए होंगे, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ऐसे करके. तो ये हर व्यक्ति के बारे में राय, पर्सपेक्टिव्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना. तो जनरल पर्सपेक्टिव क्या है रिसर्च का और स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी जनरल मीनिंग क्या है, यानी सामान्य अर्थों में हम शोध से क्या समझते हैं और विशिष्ट अर्थों में हम शोध से क्या समझते हैं. यहां तक क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि हमने देखा इन जनरल, जैसे मैंने आपको शायद याद नहीं होगा, जब पहली क्लास में मैं आया मैंने आपसे पूछा व्हाट इज रिसर्च, तो मैंने कहा नहीं सर, री प्लस सर्च, ढूंढना, जानना, खोजना, ऐसे करके आप बोल रहे थे ना. देखिए आम आदमी यही सोचता है, देखिए लिखा हुआ है, पर आपने ये नहीं सोचा होगा व्हाट री डिपिक्ट्स. री प्लस सर्च तो सोचा आपने, ये बहुत अच्छा है, ये किताबी है, लेकिन री का मीनिंग क्या है, री दिखाता क्या, जो री शब्द इसमें जुड़ा है री प्लस सर्च में, री दिखा क्या रहा है, सर्च का क्या मतलब है ना. तो री में देखिए, री मतलब सिंपल रिपीटेड, और जब हम किसी चीज को रिपीटेडली करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, तो क्या गुण आ जाता है उसमें, कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतर. जैसे कि हमने पिछले वाले भी लेक्चर्स में आपसे कहा, सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग नॉलेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज बाय रिसर्च, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, करेक्ट, और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, करेक्ट. अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या आप कोई नया जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, दोनों ही प्रक्रियाओं में जरूरी क्या है, जरूरी ये नहीं कि नॉलेज आपको मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, जरूरी ये नहीं कि सोल्यूशन आपको मिल जाए. अगर नहीं मिलता है तो आपको कंटिन्यूअसली वो साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी. और ये कंटिन्यूटी इस सेंस में भी कि अगर आपको रिजल्ट्स मिल गए तो एबीसीडी, उस एबीसीडी मतलब कोई भी व्यक्ति आपकी रिसर्च को, जो आपने फाइंडिंग्स आप लाए हो, उसको रेप्लिकेट या वेरीफाई कर सकता है. सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करके वो फाइंडिंग्स को प्राप्त कर सकता है.
जैसे एग्जांपल देता हूं, क्रिश फिल्म देखी ना? क्रिश फिल्म में क्या करता है, उसका जो ऋतिक रोशन होता है ना, ऋतिक रोशन का बेटा ही ऋतिक रोशन होता है ना? होता है ना? जो ऋतिक रोशन होता है वो एक फेमस साइंटिस्ट होता है, तो उसने वो ढूंढ लिया होता है कि हम कैसे अंतरिक्ष में बात कर सकते हैं। नसीरुद्दीन साहब उसके पीछे पड़ता, नहीं हमें भी बताओ क्या तरीका है। उसने तो शोध किया ना कि कैसे पहुंचा जा, क्या मेथड है। उस फॉर्मूले को पाने के लिए उसने जान लगा दी, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर वो मेथड या फॉर्मूला उसको मिल गया तो रेप्लिकेट कर सकता है। बात समझ में आई या नहीं? वो वही चीज बना सकता। तो ऐसी एक अच्छी रिसर्च होती, वो तो खैर गलत चीज के लिए कर रहा था। अगर जब भी आप शोध करते हैं तो दूसरे शोधार्थियों के लिए हमेशा राह बनाते हैं कि देखो हमने ये किया और हमने ये पाया, तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये पा सकते हो, या इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। समझ में आई बात? तो वी का मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। ये प्रक्रिया की निरंतरता को दिखाता है। दूसरी तरफ तुमने कहा था सर्च तो ढूंढना भी होता है, घर में टॉर्च भी ढूंढी जाती है, सुई भी ढूंढी जाती है, बहुत चीजें ठीक हो जाती है, ढूंढी जाती है। तो ढूंढना इज नॉट अ रिसर्च प्रोसेस। सर्च डिपिक्ट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फैक्ट्स, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, है ना, जिससे आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट करते हो। करेक्ट बात है ना? तो लेकिन ऐसे ही नहीं, आपने सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया या नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन उसका वैलिडेशन भी तो होना है। वैलिडेशन मतलब कि वो चीज है भी कि नहीं जो आपने बनाई है, जिस चीज के लिए जो आपने ज्ञान निर्माण किया है, जो समस्या का समाधान ढूंढा है, वो उस समस्या के समाधान कर भी पा रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन कैसा हो, मतलब न्यूट्रल हो, अनबायस्ड हो, डेटा बेस्ड हो। कितनी मैंने आपको बताई, देखिए न्यूट्रल होगा तो अनबायस्ड होगा, करेक्ट, और ये दोनों होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। करेक्ट बात है ना? बोलो भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल एंड अनबायस्डनेस। करेक्ट बात है। तो जो भी डेटा आया, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, जो फाइंडिंग्स आई, उन्हीं को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब मान लिया आपने उसमें कोई रिश्तेदार है एक सैंपल में डेटा में, तो आपने उसका नंबर बढ़ा दिया, या आपका कोई बहुत वो है, आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, आप एक्सेप्ट कराने के चक्कर में हो, तो आपने डेटा मैनिपुलेट, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अनबायस्ड रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिविटी आएगी, वस्तुनिष्ठता आएगी। वस्तुनिष्ठता और क्या दिखाती है? इक्वालिटी को नहीं दिखाती कि हम किसी के लिए बायस्ड, हम सबको समान रूप से टैकल करते हैं। समझ में आई बात? तो तीसरा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो, अगर ये ट्रेट उपस्थित है तो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो क्योंकि वो उसी चीज के लिए बनाया गया होगा जिस चीज को वो मेजर कर रहा है, या वो वही सॉल्यूशन होगा जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा। वैलिडिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, या सबसे बड़ा ट्रेट क्या है? ऑथेंटिसिटी। विदाउट ऑथेंटिसिटी
वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं। प्रामाणिकता, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है, सबके लिए समान व्यवस्था करता है। बोलो भैया, वैध है, सब लोग उसको मानते हैं। जिस चीज के लिए बना, नियमों कानूनों के लिए बना, नियम कानून उसमें है। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे लिए क्या हुआ, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हुआ ना, गाइडलाइन हुई ना, उसी हिसाब से हमें व्यवहार करना है एज एन इंडियन सिटीजन। समझ में आ गई बात? ओके, अगर वैलिडिटी है तभी, और अगर रिलायबिलिटी है तो नहीं होगी। क्यों? रिलायबिलिटी रिप्रेजेंट्स द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। क्या मैंने कहा? टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं कहूं या कंसिस्टेंसी इज द ट्रेट ऑफ रिलायबिलिटी। मैं कहूं कि मेरी घड़ी जो है वो मैंने 10 मिनट पीछे कर रखी है या 10 मिनट आगे कर। अगर मैंने 10 मिनट आगे कर रखी है, व्हाई? ताकि मैं हर जगह 10 मिनट, तो क्या ये टाइम सही बता रही है? और सही अगर नहीं बता रही है तो बात समझ में आई या नहीं है? आ गई ना? तेजी से बोलिए। तो कोई जरूरी नहीं है, घड़ी आपके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिसको भी आप टाइम बताएंगे वो भी 10 मिनट पहले, ऐसा है या नहीं है? बताइए भैया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। मान लिया रोज कोई झूठ बोल रहा हो और एक दिन सच बोले तो शायद ही कोई यकीन मानेगा, और रोज सच बोल रहा हो तो 1-2 दिन झूठ भी उसका चल जाए। यानी वो अपने ट्रेट में कंसिस्टेंट है। मतलब अगर कोई रोज झूठ बोल रहा है तो आप उसे झूठा मानोगे ना? और अगर कोई सच बोल रहा है तो आप उसे बोलोगे यार बहुत सच बोल रहा है, क्योंकि उसके बिहेवियर में क्या है? कंसिस्टेंसी है, कि वो कंटिन्यूटी से हमेशा सच बोलता है या हमेशा झूठ बोलता है। बात समझ में आई या नहीं है? बोलो भाई। तो अगर ये तीनों गुण हैं तभी क्या आ सकता है? यानी कोई भी उसे वेरीफाई कर सकता है। आपने देखा होगा जब कोई थ्योरी बनती है तो 20 लोग उसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं, करते हैं ना, कि ये जो थ्योरी इन्होंने दी है वाकई में सही है कि नहीं। आप लोग देखा होगा, पेपर में पढ़ते होंगे कि कई लोग कई सिद्धांत देते हैं और उनको प्रूफ करना पड़ता है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने कि जो हमने दिया है वो वेरीफाई कर लो, आप हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो री और सर्च को, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई किताबी डेफिनेशन नहीं दी। अगर इन दोनों को जोड़ दें, इसके अर्थों को कंबाइन कर दें तो एक डेफिनेशन मिलेगी। और वो क्या होगी? देखिए, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस wherein are systematically for finding a solution of the जनरली रिसर्च का मतलब लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से लगते हैं। इन जनरल करेक्ट बात है। इसमें एक शब्द है, क्या है? सिस्टमेटिकली शब्द आया। और ये ट्रेड किसके हैं? साइंस के, साइंटिफिकनेस के। और कोई व्यक्ति साइंटिफिकनेस या कोई कॉन्सेप्ट साइंटिफिकनेस कब होगा? जब सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स को। बात समझ में आई या नहीं है? पक्का? बोलो भैया। पक्का? आगे बढ़े। चलिए, दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब आते हैं इसके
दूसरे पार्ट में। अच्छा एक चीज और बताऊं, विदाउट नोइंग अ पर्सन जनरली यू कैन नॉट proceed to the specificness of the particular person, concept, thing, place, कुछ भी। आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, अच्छा पहले जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय बाय ही तो होता है ना? हेलो प्रिंसी, हाय विष्णु, शशिकांत तुम कैसे हो, यही सब। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि जब आपकी दोस्ती बढ़ जाती है तो आप और अंदर तक उसको जानने की कोशिश, फिर एक पर्सनालिटी में डिफरेंट टाइप के डायमेंशंस होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, परत लेयर्स होती हैं, धीमे धीमे लेयर्स खुलती हैं और क्या होता है फिर आपके कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है। हो सकता हो कि पहले दिन मेरी राय शशिकांत के लिए बहुत अच्छी, लेकिन आफ्टर 6 months बहुत सारी लेयर्स इनकी देखूं, फिर कहूं नहीं यार जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। तो स्पेसिफिकली भी हमें चीजों को जानना चाहिए। ओके, तो इन जनरल एक डिफिनेशन का ही ले रहा हूं, बहुत आप मुश्किल नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, रिसर्च इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, जैसे कि हमने पीछे देखा इन जनरल भी, इट इज कंसर्न्ड विद किससे, सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेट कर लिए ना आपने, ओके, एंड एम्पिरिकली वेरिफिएबल आंसर टू अ मीनिंगफुल क्वेश्चन और प्रॉब्लम ड्रॉन फ्रॉम अ फील्ड ऑफ, करेक्ट बात है? यस और नो? आगे बढ़ते। अब हम इसके इंपॉर्टेंट की टर्म्स को देखते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट की टर्म क्या है हमारे पास, व्हाट इज साइंटिफिक, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, दिस इज योर सेकंड टॉपिक। सेकंड वन इज मीनिंगफुल क्वेश्चन और फील्ड ऑफ, अब ध्यान दीजिए इधर, दिस इज योर नहीं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक। ये कहां पढ़े थे चारों, पीछे पढ़े थे। एक साइंटिफिक प्रोसेस होने के लिए ये चारों ट्रेट होने बहुत जरूरी है। इसमें रेप्लिकेबिलिटी भी होना चाहिए। अगर वो वेरिफिएबल के बिहाइंड होता है, द ट्रेट बिहाइंड द वेरिफिएबलनेस इज रेप्लिकेबिलिटी। सो solution or answer of a problem, it should be empirically verifiable का मतलब ये हुआ कि कोई भी उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेम रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकता है। अगली बात, मीनिंगफुल का मतलब किसी पर भी, जैसे मैंने पहले दिन कहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम रिसर्चेबल है या नहीं, है आपको डिसाइड करना है सर रिसर्चर। किसी पर भी रिसर्च नहीं हो सकती, तो इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी फॉर द डिसिप्लिन, फॉर द सब्जेक्ट, फॉर द एकेडमिक कम्युनिटी एंड लास्टली फॉर द सोसाइटी। करेक्ट? फोर्थ वन इज फील्ड ऑफ नॉलेज। जिस फील्ड के भी हों, एजुकेशन के, सोशियोलॉजी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिकल साइंस के, zoology के, बॉटनी के, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, रिसर्च इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर ऑल द डिसिप्लिन्स। यू कैन यूज दिस, you can get some benefit from this process, okay? Yes, sir. And you can find out the solution of the particular problem by following this research process in any field of knowledge, yeah, any field of discipline. You can also contribute knowledge by using the process of research. So there are two meanings, general and specific meaning of research. So that, very importantly, how can we bridge between the general
and specific meaning of research, and what will be the final definition of the research. तो कभी हम इनको कैसे ब्रिज करेंगे, कैसे, और दोनों के ट्रेट आ जाए. तो आप देखो यहाँ पर जब हमने बात करी पीछे की तरह, तो आप देखिए ब्रिज कर रहा है ना. बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं कि नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च में 3-4 चीजें पकड़ के रखो. कोई भी रिसर्च तब तक नहीं है जब तक उसमें साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व ना हो. समझ में आ गई बात. कोई भी रिसर्च तब तक नहीं है जो किसी नॉलेज, डिस्कवरी, इन्वेंशन में इन्वॉल्व, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ना ढूंढ रही हो. तो उसके लिए साइंटिफिक मेथड का होना बहुत. साइंटिफिक मेथड क्या करता है, ये गुण लाता है, और इनसे क्या क्रिएट होती है, जनरलाइजेबिलिटी. इसको कहते हैं जनरलाइजेशन. मतलब अगर आपने साइंटिफिकली काम किया हुआ है, बिना किसी बायसनेस के किया है, न्यूट्रल किया है, तो आपके फाइंडिंग्स को वैश्विक मान्यता मिलेगी, आपके सिद्धांत को वैश्विक मान्यता मिलेगी. तो इस तरह से आज हमने सीखा कि जर्नल मीनिंग ऑफ द रिसर्च क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द रिसर्च क्या है. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल understand what are the purposes, because we have 3 questions now. The second one is why. So why depicts what are the purposes or the objectives of the particular research problem. Okay? Thank you.